नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। आज हम आपको उन 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे जिनमें सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की, और वो गुड न्यूज है हमारे हीरो की अंतरिक्ष वापसी की। हमारी पहली गुड न्यूज यह है कि गगन से धरा शुभांशु का मिशन पूरा। 18 दिन अंतरिक्ष में बिताकर शुभांशु शुक्ला समेत एक्सियोम 4 की पूरी टीम सकुशल धरती पर लौट आई है। ईश्वर से प्रेयर करते हैं, ईश्वर से जो है उसी को सवेरे प्रेयर करके हनुमान जी को सौंप आए थे, मतलब वापस लाओ, जैसे गए थे वैसे लाओ। वो ठीक ठाक रहा, सब बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा। तो लैंडिंग अच्छी तरह हो गई, ये बहुत खुशी की बात है हम लोगों के लिए और देशवासियों के लिए, सबकी जो है खुशी की बात है। पैराशूट जैसे ही खुला है, आपके और आपकी जो पत्नी है उनके आंखों में आंसू आ गए थे जैसे ही पैराशूट खुला है। वो कितना इमोशनल मोमेंट था? एक बहुत अच्छा मोमेंट था। ईश्वर साथ में है, ईश्वर ने ही उसको वहाँ पहुँचाया था, उसी की दुआओं से उसी के सब पहुँचाया था, उसी ने सब सुरक्षित लैंड कराया, सब कुछ वही है। क्या कहेंगे आखिरी? अब कुछ नहीं, आगे आने वाली पीढ़ी को सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए, जिसको आगे बढ़ना है वो आगे बढ़े अपना इसी तरह से। इस मिशन के दौरान कई जरूरी प्रयोग किए गए जिनका मकसद ये पता लगाना था कि क्या स्पेस में हरा भरा खाना उगाया जा सकता है। आपको बता दें कि शुभांशु ने 60 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोग में हिस्सा लिया। शुभांशु ने जो प्रयोग किए उनमें भारत के 7 प्रयोग शामिल हैं, जिसमें पहला सफल प्रयोग अंतरिक्ष में मौजूद माइक्रोग्रेविटी रेडिएशन से खाना योग्य माइक्रोएल्गी पर असर को जाना गया। दूसरा सफल प्रयोग सलाद के बीजों को अंतरिक्ष में उगाकर यह जाना गया कि अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पोषण कैसे सुनिश्चित हो सकता है। तीसरा सफल प्रयोग टार्डिग्रेड्स पैरामैक्रो बायोट्स SPBLR स्ट्रेन पर हुआ, जिसमें देखा गया कि ये जीव स्पेस में कैसे जीवित रहता है, प्रजनन करता है और इसके RNA में क्या बदलाव आता है। चौथा सफल प्रयोग, इसमें देखा गया कि कम गुरुत्वाकर्षण में मांसपेशियों को ठीक रखने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। पांचवा सफल प्रयोग, इसके जरिए यह पता लगाया गया कि अंतरिक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले के साथ इंसान कैसे इंटरैक्ट करते हैं। छठा सफल प्रयोग, साइनोबैक्टीरिया पर किए गए इस प्रयोग में साइंटिस्ट ने जाना कि यूरिया और नाइट्रेट की मदद से साइनोबैक्टीरिया अंतरिक्ष में कैसे बढ़ते हैं। सातवां सफल प्रयोग फसलों के बीज पर हुआ। इस प्रयोग में देखा गया कि कम गुरुत्वाकर्षण में बीजों की बढ़ोतरी और उपज पर आखिर असर क्या होता है। शुभांशु शुक्ला के ये प्रयोग भारत के गगनयान मिशन के लिए वरदान साबित हो सकते हैं। भारत की शान शुभांशु शुक्ला पृथ्वी पर वापस आ चुके हैं। हम मौजूद हैं CSIR सेंटर में और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से लोगों में उत्साह है, क्रेज़ है। खुद मिनिस्टर जितेंद्र सिंह यहाँ पहुँचे हुए हैं, उन्होंने खुद लाइव देखा, जो नज़ारे हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर लोगों में भारी जोश है, भारी उत्साह है। भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए और ये इस पल का इंतज़ार लंबे समय से भारतीय कर रहे थे। भारतीयों के लिए बेहद गर्व का क्षण जब लखनऊ के शुभांशु शुक्ला को उस टीम में चुना गया जो कि अंतरिक्ष में जा रही थी, और उसके बाद अब लगभग 18 दिन की यात्रा के बाद ये जर्नी पूरी हुई है, लैंडिंग हो चुकी है उनकी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली गुड न्यूज की तरफ। सावन का महीना चल रहा है और बड़ी संख्या में शिव भक्त महादेव का अभिषेक करने के लिए जल लेने हरिद्वार पहुंच रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन ने संभाल रखी है। ऐसे में हरिद्वार में अलर्ट SDRF के जवानों ने एक पूरे परिवार को डूबने से बचाया। ऐसे में हमारी दूसरी गुड न्यूज वहीं से जहां एक परिवार के लिए देवदूत बनी SDRF। हरिद्वार में गंगा घाट पर सतर्क SDRF के जवानों ने 5 लोगों की जान बचा ली। तस्वीरें कांगड़ा घाट की हैं, जहां एक ही परिवार के 5 लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। ये लोग गंगा नदी की गहराई और तेज बहाव से अनजान हैं। अचानक तभी लोग स्नान करते हुए ये पानी के तेज बहाव में आगे की ओर बहने लगे और डूबने लगे। घाट पर बचाओ बचाओ की चीख पुकार मच गई। ऐसे में घाट पर मौजूद SDRF के जवान इस परिवार के लिए देवदूत बनकर सामने आए। SDRF टीम पहले से ही कांगड़ा घाट पर अलर्ट मोड में थी, लिहाजा उसे ही उन्होंने बहने वाले लोगों की चीख पुकार सुनी। उन्होंने बिना देर किए रेस्क्यू करना शुरू किया। पंकज खरोला के नेतृत्व में SDRF की टीम ने तत्काल बचाव अभियान शुरू कर दिया। कुछ जवान डग्गी के सहारे पीड़ितों तक पहुंचे तो कुछ तैरकर उन तक पहुंचे और उनको बचा लिया गया।
देखिए, हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रा इन दिनों चरम पर है। श्रद्धालु बेहद खुश हैं क्योंकि इस बार न केवल भावनाओं की गहराई है बल्कि टेक्नोलॉजी की ऊंचाई भी नजर आई। ऐसे में हमारी तीसरी गुड न्यूज ये है कि अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा के हाईटेक इंतजाम हैं। बाबा बर्फानी के भक्तों की सुरक्षा के लिए इस बार हाईटेक इंतजाम किए गए हैं। घाटी में कड़ी निगरानी के साथ साथ पहली बार जियो फेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रही घाटी। बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए देश भर से पहुंच रहे श्रद्धालु। यात्रा मार्ग पर हर कदम पर सुविधा, सुरक्षा और संजीदगी की नई मिसाल। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हुई थी। तब से अब तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। यह आंकड़ा महज 12 दिनों का है। अभी पूरा महीना बाकी है। भक्तों के उत्साह और उमंग से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस साल अमरनाथ यात्रा का पिछला रिकॉर्ड टूट सकता है। इसकी एक बड़ी वजह घाटी में सुरक्षा का फुल प्रूफ प्लान भी है। ये पहली बार है जब घाटी में जियो फेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। जियो फेंसिंग यानी एक वर्चुअल सुरक्षा दीवार। जैसे ही कोई मॉनिटर किया जा रहा व्यक्ति या डिवाइस किसी तय जोन से बाहर जाता है या अंदर आता है, अलर्ट तुरंत ट्रिगर हो जाता है। काजीगुंड जो गेटवे जिसको कहा जाता है कश्मीर की, और जब जम्मू से कॉन्वॉय यात्रा की एंटर होती है तो काजीगुंड जो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में है वहीं पे एंटर होती है, और एक बहुत लंबा जो यात्रा का रूट है वो वहां से जाता है हाईवे से। तो वहां एक कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है, और जो जियो फेंसिंग है जो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जहां वर्चुअल पैरामीटर्स और उस पे जो भी थ्रेट दिखेगा, अगर कोई सस्पेक्ट या कोई भी ऐसा थ्रेट नजर आएगा तो रियल टाइम बेसिस पे जो ग्राउंड पे टीम्स हैं, फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, क्विक रिएक्शन टीम्स हैं, उनको अलर्ट किया जाएगा ताकि उस खतरे से निपटा जाए। इसके अलावा तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन शिव के तहत कई खास कदम उठाए गए हैं ताकि कहीं भी किसी भी तरह से कोई चूक ना हो। यात्रा मार्गों और पवित्र गुफा की लाइव निगरानी की जा रही है। तीर्थ यात्रा की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए खास मानव रहित हवाई प्रणाली CUAS ग्रिड सिस्टम भी स्थापित किया गया है। ड्रोन हमलों को बेअसर करने के लिए 50 से अधिक CUAS और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध यानी EW सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही QRT और सेना के हेलीकॉप्टरों को भी हमेशा तैयार रखा गया है ताकि कभी भी आपातकालीन स्थिति में उनसे मदद पहुंचाई जा सके। अमरनाथ यात्रा चाहे दोनों रूट्स की बात करें क्योंकि बहुत बड़ा एक सुरक्षा का बंदोबस्त है। जब कॉन्वॉयज कश्मीर की तरफ आती हैं, इनफैक्ट जम्मू से ही जब निकलती हैं, तो पूरा एक रूट पे रोड ओपनिंग पार्टीज और उसके साथ साथ फ्लाइंग स्क्वाड्स, पायलट व्हीकल जो कॉन्वॉय आगे और पीछे सुरक्षा देते हैं, और उसके अलावा हजारों की संख्या में सुरक्षा बल, इनफैक्ट लाखों की संख्या में अमरनाथ यात्रा को जो है अभी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल, जहां ड्रोन्स, एरियल सर्वेलेंस, हाई डेफिनिशन कैमराज, वहीं अब जियो फेंसिंग का इस्तेमाल, वर्चुअल पैरामीटर्स सेट करके कंट्रोल रूम में मिनट बाय मिनट और सेकंड बाय सेकंड जो यात्रा की मूवमेंट है और जो अलग अलग जोन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो उसे पैनी नजर रहती है। जाहिर है घाटी में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और जवान तैनात हैं। भक्तों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। रास्ते में मेडिकल कैंप, खाने पीने की सुविधा, हेलीकॉप्टर से इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट और ड्रोन से हर कोने की निगरानी की जा रही है, जिससे भक्तों में खुशी का माहौल है। बहुत अच्छा लगा है। हम ऊपर दर्शन करने जा रहे हैं। कामना करते हैं कि सब मंगल हो, अच्छा हो और यहाँ पे शांति बनी रहे। तो अरेंजमेंट्स की अगर हम बात करेंगे प्रशासन की, और किस तरह की सुविधाएं रखी? अरेंजमेंट बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। जो हमारी आर्मी है वो बहुत साथ देती है, सभी को गाइड करती है कि कैसे जाना है, कहाँ से जाना है, और उन्होंने हमें बहुत हेल्प करी है। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक हर कोने से भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।
इस बीच कुछ श्रद्धालुओं की आस्था और भक्ति हैरान करने वाली है। यह है हरनाम, जो उन लाखों श्रद्धालुओं में शुमार है जो इस साल अमरनाथ यात्रा करने आए हैं। फिर भी वे लाखों में एक है जिसने गुफा मंदिर में दर्शन के लिए 7000 किलोमीटर पैदल चलने का विकल्प चुना है। अमरनाथ मंदिर में बर्फ के शिवलिंग का दर्शन करने के लिए हरनाम प्रसाद 111 दिनों से पदयात्रा कर रहे हैं। ये उनकी भक्ति और आस्था की अद्भुत मिसाल है। अब आपको बिहार के जहानाबाद से स्केटिंग करते हुए बाबा बर्फानी के अनूठे भक्त से मिलवाते हैं, जो महज 16 साल की उम्र में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए स्केट करते हुए अमरनाथ की राह पर निकल चुका है। हम यात्रा कर रहे हैं बिहार से अमरनाथ के लिए, स्केटिंग यात्रा। और आज हमारी यात्रा का हो चुका 27 दिन और हम अभी जम्मू में तो कल ही परसों पहुंचे थे। तो किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर आपको दिखती है? व्यवस्था तो बहुत ज्यादा है, सिक्योरिटी है, सब लोग खाने पीने का व्यवस्था है, लंगर लगा हुआ है, सोने का टोटल व्यवस्था है अमरनाथ यात्रा में। घाटी में टेक्नोलॉजी और श्रद्धा का यह अद्भुत संगम अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित सुगम बना रहा है। यही वजह है कि बिना हवाई सेवा के भी बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आरती देवताओं के प्रति श्रद्धा और आभार व्यक्त करने का एक तरीका है। हिंदू धर्म में आरती के जरिए भगवान की भक्ति करने की परंपरा रही है। महादेव की आराधना करने के लिए भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से आरती की जाती है, लेकिन आज हम आपको शिव भक्त की एक अनूठी आरती दिखाएंगे। हमारी चौथी गुड न्यूज इंदौर से है और साथ ही आपको बता दें कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए तांडव आरती कैसे होती है, यही हमारी अच्छी खबर है। महादेव के भक्त पंडित विश्वजीत शर्मा पिछले 25 वर्षों से सावन में अनोखे तरीके से महादेव की आरती करते हैं। इस दौरान वो एक पैर पर खड़े होकर विशेष तांडव आरती करते हुए महादेव का स्मरण करते हैं। ये है पंडित विश्वराज शर्मा, जो इंदौर के एक मंदिर में महादेव की खास तरीके से आरती कर रहे हैं। एक पैर पर खड़े होकर पंडित विश्वराज एक कठिन तरीके से महादेव की भक्ति में लीन हैं। इस अनूठी आरती को तांडव नृत्य आरती कहा जाता है और इस आरती को पिछले 25 सालों से विश्वराज सावन के महीने में हर रोज शाम को करते हैं। इस खास आरती को विश्वराज हर रोज 1 घंटे तक पूरे विधि विधान तक करते हैं, जिसमें मंदिर में मौजूद गौरीशंकर की मूर्ति के अलावा मंदिर में बने 12 ज्योतिर्लिंगों और चारों धाम की आरती इस शैली में की जाती है। इंदौर के श्री गंदेश्वर द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर के अंदर नृत्य करके आरती करने की परंपरा को पंडित विश्वराज महज 13 सालों से करते आ रहे हैं। उनका मानना है कि इस शैली में आरती करने से भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ विशेष रूप से भगवान का पूजन, अभिषेक और श्रृंगार किया जाता है। देखिए, सावन मास में विशेष रूप से महातांडव आरती की जाती है, जो कि 25 वर्षों से प्रतिदिन यहाँ की जा रही है। उस महाआरती का महत्व, वो आरती जो होती है वो केवल एक पैर पे होती है और 1 घंटे तक ये आरती की जाती है। 1100 रुद्राक्ष धारण करके करी जाती है। शिवधाम मंदिर में ये आरती रात्रि 8 बजे की जाती है। ऐसा कहते हैं, भक्तों का ऐसा कहना है कि रात्रि में जब महातांडव आरती होती है तो ऐसा लगता है कि भगवान यहाँ साक्षात पधार गए और जो भी वो मनोकामना मांगते हैं उनकी पूर्ण होती है। सावन के पूरे महीने में तांडव आरती के दौरान विश्वराज कोई भी सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनते, बल्कि केवल भगवा वस्त्र और 1100 रुद्राक्ष धारण कर भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं। मैं 13 साल की उम्र से ये आरती कर रहा हूँ। ये आरती करते करते मुझे 25 वर्ष हो चुके हैं। मंदिर में प्रतिदिन ये आरती यहाँ की जाती है। इस आरती की विशेषता ये होती है कि इसमें कोई भी सिला हुआ कपड़ा नहीं होता है, बिना सिले कपड़े होते हैं और साथ ही 1100 रुद्राक्ष पहनकर और 1 पैर पर मैं आरती करता हूँ।
आप जिस प्रकार देख रहे हैं भगवान भोलेनाथ की अद्भुत आरती, महाआरती है, तो मेरा आप सभी से अनुरोध है इस महाआरती बता रहे। अभी फिलहाल में इस आरती को जो पूरे भारत में किसी पुजारी को अवार्ड नहीं मिला, दादा साहब फाल्के अवार्ड इस आरती को मिला है। सावन महीने में विश्वराज की इस खास आरती को देखने के लिए बड़ी संख्या में शिव भक्त इस मंदिर में पहुंचते हैं। सावन के पहले सोमवार को इस आरती में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में भक्त इस दुर्लभ तांडव आरती में शामिल हुए और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान मंदिर परिसर हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। पंडित विश्वराज का दावा है कि तांडव आरती केवल इंदौर के इसी मंदिर में की जाती है और ये आरती केवल परंपरा नहीं बल्कि उनकी आस्था और तपस्या का हिस्सा है। धर्मेंद्र शर्मा, इंदौर, गुड न्यूज टुडे। और अब हम आपको एक और खास जगह की आरती दिखाते हैं। दरभंगा के बाबा हजारीनाथ मंदिर में बागमती नदी की महाआरती की गई है। दरअसल बाबा हजारीनाथ का मंदिर बागमती नदी के तट पर है, लिहाजा यहाँ पर गंगा आरती की तर्ज पर बागमती के तट पर महाआरती का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बनारस से आए 3 कलाकारों के मंत्रोच्चारण के साथ ही महाआरती का श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया गया। महाआरती को देखने नदी के दोनों किनारे लोगों की अच्छी खासी भीड़ मौजूद थी। वहीं दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु के कुछ स्कूलों ने ऐसा कर दिखाया जिससे क्लासरूम का चेहरा बदल गया। इन स्कूलों ने क्लास में बैक बेंच के कॉन्सेप्ट को ही खत्म कर दिया। ऐसे में हमारी 5वीं गुड न्यूज ये है कि बदल रही क्लासरूम की दुनिया। केरल और तमिलनाडु के कुछ स्कूलों ने एक साहसिक पहल करते हुए क्लासरूम में बदलाव की नई पहल की है। इन स्कूलों ने बैक बेंचर की परंपरा को खत्म करने का बड़ा फैसला लिया है और एक ऐसी व्यवस्था लागू की जिसमें हर बच्चा अब फ्रंट बेंचर बन गया है। खास बात यह है कि एक क्रांतिकारी बदलाव किसी सरकारी योजना या बड़े शैक्षणिक सम्मेलन से नहीं बल्कि एक मलयालम फिल्म स्थानार्थी श्री कुट्टन से प्रेरित है। फिल्म के एक सीन में एक बच्चा खुद को बैक बेंच पर बैठकर उपेक्षित महसूस करता है और सुझाव देता है कि सभी बेंचों को दीवारों के चारों ओर लगाया जाए। कुछ स्कूल्स ने इस विचार को साकार करते हुए क्लासरूम की परंपरागत एक लाइन में रखी बेंच को हटाकर चारों दीवारों से सटाकर बैठने की नई शैली अपनाई है, जिससे हर छात्र अब शिक्षकों के सामने है और सभी को बराबर ध्यान और अवसर मिल रहा है। तमिलनाडु के एक ऐसे ही स्कूल में पहुंची हमारी संवाददाता अनघा, देखिए। तमिलनाडु के क्लासरूम्स में अभी एक नया सीटिंग अरेंजमेंट शुरू हुआ है। सारे के सारे बेंचेस इंग्लिश में यू शेप जो है उसके हिसाब से अरेंज कर गया है और इसकी इंटेंशन ये है कि स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में ज़्यादा इंटरेक्शन होना चाहिए, मॉनिटर और सर्वेलेंस को इंक्रीज करना चाहिए और इंटरेक्शन भी होना चाहिए स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में। तो इसीलिए पुराना वाले जो रो बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट है उसको रिमूव कर ये यू शेप सीटिंग अरेंजमेंट किया है। ये केरला के बहुत सारे स्कूल्स में भी ऐसा सीटिंग अरेंजमेंट हुआ है और अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने उस मॉडल को फॉलो कर यहाँ एक पायलट मोड पे यू शेप्ड सीटिंग अरेंजमेंट्स किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डल झील कश्मीर की शान है, लेकिन कश्मीर की पहचान वाली ये झील इस समय प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या से जूझ रही है। लेकिन डल झील को उसकी खूबसूरती लौटाने के लिए एक्टिविस्ट लगातार कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हमारी 6ठी गुड न्यूज है कि ताकि डल झील को कैसे बचाया जा सके, उसकी खूबसूरती बची रहे। डल को प्रदूषण मुक्त करने का अभियान चल रहा है और इसमें एक्टिविस्ट के साथ साथ आम लोग भी हिस्सा ले रहे हैं। डल झील धरती का जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर की पहचान रही है। डल झील के दिलकश नजारे देश विदेश के लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं। डल झील के शिकारों का आनंद उठाने के लिए पर्यटकों में होड़ मची रहती है, लेकिन इन दिनों डल झील एक बड़ी मुसीबत से दो चार हो रही है। दरअसल डल लेक के लिए प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन चुकी है।
डल झील में बड़े पैमाने पर हो रहे प्रदूषण से न केवल इसकी खूबसूरती पर दाग लग रहा है, बल्कि इससे इस प्रतिष्ठित झील के अस्तित्व पर भी खतरा उत्पन्न हो गया है। डल झील की बिगड़ती सेहत को सुधारने के लिए अब कुछ स्वयंसेवी संगठनों ने कमान संभाली है और झील की सफाई का एक व्यापक अभियान शुरू किया है, जिसका नेतृत्व डॉक्टर तौसीफ भट्ट कर रहे हैं। तौसीफ और उनके सहयोगी झील के कोने कोने में जाकर कचरा इकट्ठा करके झील को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने की मुहिम चला रहे हैं। डायपर को छोड़ के जितनी भी हमारी गंद से घर से जितनी भी गलाजत निकलती है वो यहाँ पे है। मसला कोई नहीं है। देखो हम हमेशा हेल्पिंग हैंड रहे हैं गवर्नमेंट के। हमने कभी नहीं कहा कि गवर्नमेंट ने ये नहीं किया वो नहीं किया। गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया। मैं इसका विटनेस हूँ। पिछले 25 साल से मैंने डल पे काम किया है। आई एम विटनेस टू दैट। लेकिन मुझे लगता है कुछ और करने की जरूरत है और कुछ स्ट्रिक्ट लॉज लाने की जरूरत है। आप देखिए पूरा घर वाला अपने घर से, आप देखिए मेरे आगे पीछे देखिए, जितना भी उसके घर में कचरा निकला है वो यहाँ पे, क्योंकि देयर इज नो लॉ। उसको पता है मेरे पास। आप देखिए गौर भाई, मैं हमेशा कहता हूँ जब आप ट्रैफिक रेगुलेट कर सकते हैं ना, जस्ट बिकॉज आपने ट्रैफिक सिस्टम को चैनलाइज किया, आपने चालान का प्राइस बढ़ाया, आज आप देखिए कि हर कोई डरता है लेन क्रॉस करने से, हर कोई डरता है गलत जगह पार्क करने से। दैट मीन्स पॉसिबल है। डल झील बड़े जल प्रदूषण से जूझ रही है और इसकी मुख्य वजह से घरेलू कचरा। श्रीनगर शहर में उत्पन्न होने वाला लगभग 70% सीवेज झील में जाता है। पर्यटक झील में कचरा फेंकते हैं, जिससे झील में गंदगी बढ़ती है। डल लेक में रहने वाले 4000 परिवारों का कचरा सीधा डल में जाता है। ये कचरा खाद की तरह काम करता है, जिससे झील में खरपतवार का जंगल उगाता है। घरेलू कचरा भी डल लेक के लिए खतरनाक साबित हुआ है। लिहाजा डल झील की सफाई में जुटे एक्टिविस्ट लोगों के जागरूक होने की बात कर रहे हैं। डल लेक के ऊपर कंजर्वेशन के ऊपर हमने बहुत काम किया। हमने लोगों को जैसे ये मोहल्ले इनको डस्टबिन दिए हैं और इसके साथ साथ हम लोगों ने इनकी सराउंडिंग साफ की है। भी हम यही मैसेज हमारी रहेगी कि लोगों को हम अवेयर करते हैं कि आप लोग डस्टबिन का इस्तेमाल करें। जो भी टूरिस्ट है, जो भी शिकारा वाला है, वो अपना डस्टबिन रखें। झील की सफाई में जुटे एक्टिविस्ट के मुताबिक इस पहल का उद्देश्य न केवल झील के आंतरिक क्षेत्रों से प्लास्टिक कचरा हटाना है, बल्कि स्थानीय लोगों और पर्यटकों के व्यवहार में बदलाव लाना भी है। जो मोहल्ले में गए वहाँ पे हमने लोगों को डस्टबिन दिए, उसके बाद में उनकी सराउंडिंग साफ की, उसके बाद उनकी काउंसलिंग की कि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे कि आप लोग ये डस्टबिन का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मेन है जो शिकारा वाला है, जैसे टूरिस्ट जाते हैं तो उनको डस्टबिन रखना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा यही है कि अगर हम फ़ाइन रखें, फ़ाइन हमारा होगा कि अगर गवर्नमेंट इस पर फ़ाइन लगा दे, मुझे लगता है कि हम 90% हम इस पे कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि लोग डरेंगे। जब उनके जेब के ऊपर असर पड़ेगा तब उससे बहुत हमें फ़ायदा। जम्मू और कश्मीर झील संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार डल झील से प्रतिवर्ष लगभग 70,000 टन झील अपशिष्ट निकलता है और इसमें बड़ा योगदान शिकारों का भी होता है। विशेषज्ञों के मुताबिक डल में मौजूद 1200 से ज्यादा शिकारों से सालाना 10,000 टन से ज्यादा कचरा निकलता है। देश की राजधानी में अगर आपको किसी तरह की फैक्ट्री लगानी हो तो आपको कई तरह की क्लियरेंस लेनी पड़ती है, लेकिन दिल्ली सरकार ने अब ऐसी परिस्थितियों पर रोक लगाने के लिए बड़ी पहल की है। ऐसे में हमारी 7वीं और आखिरी गुड न्यूज ये है कि दिल्ली में छोटे उद्योगों को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने नए आदेश के मुताबिक अगर किसी उद्योग को प्रदूषण नियंत्रण मशीनों की जरूरत नहीं है और वो ग्रीन कैटेगरी में आता है तो अब से उसे काम करने की अनुमति के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। अगर डीपीसीसी ने ऐसे उद्योगों को 20 दिन के अंदर कुछ नहीं कहा तो माना जाएगा कि अनुमति स्वतः मिल गई है। सरकार के इस फैसले से दिल्ली में चलने वाले छोटे और कम प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बड़ी राहत मिलेगी। ये नियम 1 अगस्त 2025 से लागू होगा। टाइम रहेगा। दिल्ली के उद्योग जगत के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी और राहत का दिन है। दिल्ली की मानयोग रेखा गुप्ता जी की सरकार ने आज एक और बड़ा फैसला लेते हुए तय किया कि जो दिल्ली के अंदर ग्रीन इंडस्ट्री लगती है और आई कैटेगरी के है, उनको CTO कंसेंट टू ऑपरेट 20 दिन के अंदर अंदर मिलेगा। और अगर 20 दिन में उनको नहीं मिला तो डीम्ड माना जाएगा, उनको लेना नहीं पड़ेगा। इट मीन भी डीम्ड कि इनको मिल चुका है। ये बहुत बड़ी राहत है। रेड टेपिज्म को खत्म करने का तरीका है और ज्यादा से ज्यादा अफसरशाही के चुंगल से बाहर निकालकर सीधा इंडस्ट्री और व्यापारियों को लाभ मिले, ये बहुत बड़ा उसकी तरफ एक कदम है। पॉजिटिव रहना है तो गुड न्यूज जरूरी है। आप रहिए पॉजिटिव, गुड न्यूज लेकर हम आते रहेंगे। इसलिए गुड न्यूज टुडे के साथ जुड़े रहिए और खुशियों की गुलदस्ते से अपने चेहरे को गुलजार रखिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आगे वायरल खबरों की पड़ताल, कौन सी खबर है सही, कौन सी है अफवाह, आगे आपको बताएंगे।